हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि तिली और आज हम करने वाले हैं हमारे प्रवेश साइंस 2.0 बैच का सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये लेक्चर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रही हूं। देखो बेटा, हम लोग बैलेंस बना के चलेंगे। कुछ लेक्चर्स हम रिकॉर्डेड लेंगे, वैसे तो 90% लेक्चर्स हमारे लाइव रहेंगे, कुछ लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड रहेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही इजी है और इस वजह से ये वाला जो लेक्चर है मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रही हूं, ताकि एटलीस्ट जब संडे है, ठीक है, हमारा 12 अप्रैल को वी हैव अ संडे, तो संडे को एटलीस्ट आप लोग बैठ के ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मिलाकर रिविजन करके सीयूईटी के पीवाईक्यूज लगा लो। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता देती हूं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को बेटा जो होते हैं क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, वेरी इजी चैप्टर, इजी टू गो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हेल्थ क्या होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मैम हेल्थ मतलब होता है जब किसी की सेहत अच्छी होती है। तो सेहत बेटा सिर्फ दिखने में ही नहीं, ठीक है, आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से फिट होना हेल्थ होता है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल वेलबींग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हैं, आपकी बॉडी सही से काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वैसे ये दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं, बस आपकी ओवरऑल सेहत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यार कि दिक्कत क्या आ रही है, हमें ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यार हमारी पॉपुलेशन तुम्हें पता है कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, दर बदर हर दिन पॉपुलेशन इंडिया में बूम होती जा रही है, 1 2 3 इंक्रीजिंग ही होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, पैसे होते नहीं है सारे बच्चों को पढ़ाने के, बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों को ठीक कराने का पैसा नहीं होता है, एसटीडीज हो जाती हैं, पॉवर्टी है, नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो भाई, अगर तुम्हारे पास एक बस में सिर्फ 10 सीट हैं पर 40 लोग बैठने आ जाएंगे तो तुम कैसे ही अरेंजमेंट करोगे, है ना। अब जुगाड़ नाम की चीज तो चल ही रही है इंडिया में, वो चल रहा है बस, बट जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा यार कि ये तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने लॉन्च किया एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उन्होंने 1951 के अंदर लॉन्च किया। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा बेहतर नाम देके और ज्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने रीलॉन्च किया और इसको नाम दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, बेटर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इसका एम क्या है? इसका एम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, अवेयरनेस कैसे फैलाते हैं? अब जैसे जब भी तुम कोई मॉइस्चराइजर खरीदते हो, जब भी कोई तुम शैम्पू खरीदते हो, हम टीवी में ऐड देखते हैं, क्लिनिक प्लस स्ट्रॉन्ग बाल बनाता है, हेड एंड शोल्डर डैंड्रफ हटाता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का ऐड तो हमारे विराट कोहली या अनुष्का शर्मा करते थे, जिसकी वजह से हेड एंड शोल्डर की तो सेल्स में बूम आ गया। तो यार अब गवर्नमेंट को अगर किसी भी चीज की अवेयरनेस फैलानी है तो वो क्या करेंगे भाई? वो उसके पोस्टर्स लगवाएंगे, टीवी में ऐड चलवाएंगे, एफएम में ऐड चलवाएंगे, स्कूल्स में नॉलेज बंटवाएंगे। तो भाई ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट्स करवाए, सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में करवाई, बच्चों के अंदर सेक्स क्राइम्स के बारे में नॉलेज बढ़ाई, साथ में मेल और फीमेल के इक्वल राइट्स पे काम किया, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। भाई बहुत फीमेल्स को पता ही नहीं होता है पीरियड्स के समय हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाता है। आज भी मैं बहुत सारे इंडिया के जब पब्लिक टॉयलेट्स में जाती हूँ, देखती हूँ यार लड़कियों ने जो सैनिटरी नैपकिन है पॉट में फ्लश किया हुआ है, इसी तरीके से सड़क पे पड़े हुए हैं, रैपर्स पड़े हुए हैं। हाइजीन इज समथिंग और वो होना चाहिए फॉलो। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अवेयरनेस, प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, बच्चा पैदा होना और उसके बाद उसकी केयर करना। ठीक है, देन मैसिव इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशंस लगवाना, राइट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए यार गवर्नमेंट ने पोस्टर्स बनवाए, लोगों में इस चीज की अवेयरनेस फैलवाया। ठीक है, बट ये पोस्टर्स वाली चीज अगर आप अपनी 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे होते तो कई बार इंग्लिश के एग्जाम में पोस्टर्स बनवा देते हैं, बट अभी बस तुम्हें सिर्फ समझने की जरूरत है।
अभी इसी प्रोग्राम के चलते हुए हमारे इंडिया के अंदर एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि है लखनऊ शहर के अंदर। इस इंस्टीट्यूट ने भाई डेवलप की एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो लड़कियां खा सकती हैं और हफ्ते में एक ही बार खा सकती हैं। इसका नाम था सहेली। ठीक है, ये पिल बेटा लॉन्च करी किसने? CDRI लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर सवाल आया कि अब एमनियोसेंटेसिस के टॉपिक पे, ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? अब मान लीजिए एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे के अंदर कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं, कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी तो नहीं, कहीं उस बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं, वो मेल है कि फीमेल है, कैसे पता चलेगा? तो ये दोनों चीजें, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी की टेस्टिंग के लिए एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट प्रेगनेंसी के 14th या 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ही किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक इंजेक्शन या एक सिरिंज ली जाती है। उस सिरिंज को फीमेल के एमनियोटिक सैक के अंदर इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। ये फ्लूइड कलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें जो बच्चा होता है इसके सेल्स होते हैं और सेल्स में होता है जेनेटिक मटेरियल, और उसी जेनेटिक मटेरियल से हम पता लगा पाते हैं जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी और सेक्स ऑफ द चाइल्ड के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है? सिरिंज इज इंसर्टेड इन मदर्स एमनियोटिक सैक एंड एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड द फीटस इज कलेक्टेड। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाया एमनियोसेंटेसिस। अब क्या हुआ, इस टेक्निक का इंडिया में लोगों ने मिसयूज करना शुरू किया। लोग पता लगवा लेते थे कि उनका बच्चा मेल है कि फीमेल और फिर उस बच्ची को मरवा देते थे। ठीक है, तो मिसयूज कैसे किया? लीडिंग टू फीमेल फीटिसाइड, फीमेल्स को मारने लगे, जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया बैन हो चुका है। आप एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट करवा सकते हैं, बट उससे सिर्फ आप जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी ही पता लगवा सकते हैं, ना कि सेक्स डेटा ऑफ द चाइल्ड। अब हम बात करते हैं कोई भी प्रोग्राम कब बेटर तरीके से फॉलो होता है। अगर मैं चाहती हूं तुम लोग सक्सेसफुल हो CUET के एग्जाम में, तो मैं चाहूंगी कि मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊं, तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चंस दूं और फिर तुम प्रॉपर मेहनत करो। तो उसी तरह अगर मैं चाहती हूं ये RCH प्रोग्राम अच्छे से चले, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, डॉक्टर नर्सेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो जो चीजें मेंशन की गई हैं हर चीज की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। भाई मैं तुम्हें झूठे प्रॉमिस कर दूं कि बेटा मैं तो तुम्हें CUET के PYQ कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी और कराऊं नहीं, तो भाई गवर्नमेंट अगर कोई चीज बोल रही है उन्हें वो करना है, तभी वो प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन आखिरकार होता क्या है? कितने सेम स्पीशीज के लोग एक जगह पर प्रेजेंट है, विच इज नंबर ऑफ सिमिलर स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन की स्टडी को हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब आपकी NCERT देखो बहुत ही पुरानी किताब है, NCERT अपने आप को अपडेट करना चाहती नहीं है ज्यादा, थोड़ी नखरीले हैं NCERT जी। तो कुछ ईयर्स का डेटा दे रखा है आपकी NCERT में, 1900, 2000 और 2011 का। तो भाई 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन और इंडिया की थी 350 मिलियन। 2000 में एक बूम मारा इंडिया ने और हम पहुंचे 1 बिलियन और 6 बिलियन पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की। 2011 में 7 बिलियन वर्ल्ड की एंड 1.2 बिलियन इंडिया की। मतलब भाई हर छठा बंदा दुनिया में इंडियन है। तो आप देख सकते हो ये करंट डेटा है, बट करंट डेटा के ऊपर यूजुअली आपकी जनरल नॉलेज में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना डेटा पे से इन तीनों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। तो अब बेटा पॉपुलेशन काउंट को हम कहते हैं सेंसस, जब हम पॉपुलेशन की गिनती करते हैं। अब आप सोचो, अगर मैं आपको कहूं बेटा इस आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो आप ऐसे गिनोगे मम्मी पापा दादा दादी। मैं तुमसे पूछूं पर कि बेटा इस समय पे कितने लोग हैं, तो तुम बोलोगे यार मम्मी और पापा तो जॉब पर गए हुए हैं, दादी दादा सो रहे हैं। तो आप, मैंने बोला घर में अभी कितने लोग हैं, मम्मी पापा तो बाहर चले गए ना, उन्हें तुम नहीं गिनोगे। तो उसी तरह हम लोग गिनते हैं कितने लोगों ने जगह छोड़ दी, कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदा हो गए। तो इसी चीज को हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट होता है कितने लोग मर गए 1000 लोगों में, नंबर ऑफ डेथ अपॉन 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। अगर ज्यादा लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन तो घटेगी ही, सीधी बात है। नेटालिटी क्या होता है, कितने लोग पैदा हुए। अब ज्यादा लोग पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी।
फिर होता है आपकी माइग्रेशन। भाई अगर एक जगह पे लोग रहने आ गए इमिग्रेशन से तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इस जगह से लोग छोड़ के चले गए तो पॉपुलेशन घट जाएगी। तो भाई माइग्रेशन भी अफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। फिर होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, कितने छोटे बच्चे जो पैदा हुए जो मर गए, कितनी माएँ थी जो बच्चे को जन्म देते हुए मर गई, मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब आपके एनसीईआरटी ने एक छोटा सा डेटा दिया है। एनसीईआरटी ऐसा कहती है कि 2000 ईयर में अप्रॉक्स अराउंड 1% 17 इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे थे हर 1000 इंडिविजुअल पर, मतलब हर 1000 लोगों में 17 लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पर यह चीज बढ़ गई, 20 लोग हो गए 1000 पर 2011 में। पहले हर 1000 लोगों पे 17 लोग ही बढ़ रहे थे, 2011 में हर 1000 लोगों पे 20 लोग बढ़ने लग गए। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया इस चीज के लिए? तो व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ? गवर्नमेंट ने यार सोचा कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। इन्होंने बोला कि यार जो भी लोग स्मॉल फैमिलीज रखेंगे उनको मोटिवेट करो कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, हम दो हमारे दो, है ना। अर्बन कपल्स को बोला एक ही बच्चा पैदा करो। फिर भाई इन्होंने बताया कि शादी की एक उम्र फिक्स कर दो कि फीमेल्स 18 साल के बाद ही शादी कर सकती है, मेल 21 के बाद ही। और अगर किसी का छोटा परिवार होगा तो उन्हें इंसेंटिव दो, पैसा दो, ताकि वो मोटिवेट हो छोटा परिवार रखने के लिए। तो इसी बात पर एक क्वेश्चन है, नेशनल लेवल अप्रोच बिल्ड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी। भाई हमारी कंट्री में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 के अंदर लॉन्च किया गया था। फिर आते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। अब सीधी बात है, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं भाई पॉपुलेशन जैसे तैसे कम हो जाए, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करवाते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? प्रेगनेंसी को कंट्रोल कराने वाले मेथड्स। दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज अ मेथड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। पर सबसे बड़ा सवाल, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या फीचर होने चाहिए? फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको मैं याद रखती हूं एक ट्रिक से जिसका नाम है फील्स। F for user friendly, easily available, effective, least side effect and no interference with sexual desire। अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हर कोई यूज कर सके, इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो, है ना, किसी की सेक्सुअल डिजायर में इंटरफेयर ना करे, तो वो एक बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव बन पाएगा। तो आइए हम देखते हैं हमारे जो बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टेम्पररी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। टेम्पररी वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट होते हैं जो इररिवर्सिबल होते हैं। तो हम बात करते हैं टेम्पररी मेथड में आता है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल पिल्स, इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल्स। ये सारे वो मेथड्स हैं जिनसे भाई टेम्परली प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। परमानेंट मेथड तो होता है भाई सीधा सर्जरी करवा लो, सर्जिकल मेथड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेम्पररी मेथड में नेचुरल मेथड। कोई भी चीज नेचुरल कब होती है? हम लोग कहते हैं मैम ये तो किसी की नेचुरल ब्यूटी है, तो बिना मेकअप करे ही सुंदर लगते हैं। अरे भाई मैं ऐसे ऐसे ना गिरने वाली थी अभी, ठीक है, अभी पढ़ लो यार भाई, मैं गिर गुराना जाती है अभी। तो नेचुरल मेथड क्या होता है कि कोई नेचुरली कितना, नेचुरल मतलब जब आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज का यूज नहीं कर रहे हो। तो यहां पे भी नेचुरल मेथड का मतलब है कि कोई भी आप किसी भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बेसिकली हम स्पर्म और अंडे के मिलन को रोक रहे हैं नेचुरली। इसके 3 मेथड्स होते हैं, पीरियोडिक एब्सिटेंस, कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशन एमनोरिया। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्सिटेंस। पीरियोडिक एब्सिटेंस मेथड का मतलब होता है एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं उसके ओव्यूलेशन के दिन पे। जिस दिन बेटा फीमेल ओव्यूलेशन करती है उस दिन उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, ये होता है रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड मतलब अगर इस पीरियड में एक फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो प्रेग्नेंट हो ही जाएंगी। तो
तो ऐसा किया जाए, इस समय पे सेक्सुअल इंटरकोर्स मत करो, इस समय पे सेफ पीरियड में रहो। तो क्या होगा, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड रिस्क पीरियड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करने का तरीका होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल -14। ये मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी समझाया था, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फीमेल है, उनका 32 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उनका ओव्यूलेशन डे क्या होगा, 32 - 14 18th। रिस्क पीरियड क्या होगा, कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद। फिर आता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड है जब फीमेल जो है उनके स्पर्म्स रिलीज होने वाले हैं, बट वो उससे पहले ही अपने पेनिस को विड्रॉ कर लें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। मेल पुल्स आउट और विड्रॉस पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर एजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन। सीमेन के डिस्चार्ज से पहले ही मेल अपने पेनिस को पुल आउट कर ले। दिस इज कॉल्ड एज विड्रॉल मेथड, ठीक है, कॉइटस इंटरप्टस। ये मेथड्स काफी रिस्की होते हैं, बट दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल मेथड्स। लैक्टेशन एमनोरिया क्या होता है, जब एक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है, नॉर्मली एक फीमेल एक बच्चे को दूध पिलाती है 6 महीने तक, तो कहा जाता है वो जो 6 महीने का समय है, उस टाइम फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे कम है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सेफ ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। हालांकि आपकी एनसीईआरटी 6 महीने कहती है, बट नॉर्मली इट इज 2 to 3 months ओनली। अब आते हैं बैरियर मेथड्स। नेचुरल मेथड के बाद क्या आएगा, बैरियर। बैरियर मतलब क्या है, आप स्पर्म के और अंडे के बीच में एक बैरियर बना रहे हो। अब वो बैरियर कैसे बनेगा, 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। सबसे बेस्ट बात है बैरियर मेथड की कि इसे जो यूजर है वो खुद यूज कर सकता है। इस मेथड को यूज करने के लिए कोई डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं होती है। फिजिकल बैरियर में मेल्स में आते हैं कॉन्डम्स एंड फीमेल्स में भी आते हैं कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप। केमिकल बैरियर में आती हैं जेलीज एंड क्रीम्स। तो अगर हम बात करें कॉन्डम्स की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्डम सिर्फ मेल्स में ही नहीं होते, फीमेल कॉन्डम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फेमिडोम। और कॉन्डम बने होते हैं रबर और लैटेक्स के। ये स्पर्म और अंडे का मिलन नहीं होने देते। ये नॉन रीयूजेबल होते हैं। ये सिर्फ एक लौता ऐसा मेथड है जो एसटीडीज को रोक सकता है। ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सोचो, इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं, बट उसमें एक ही लौता ऐसा मेथड है। निरोध करके बेटा कॉन्डम का ब्रांड इंडिया में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस ब्रांड को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया था। फीमेल कॉन्डम्स को फेमिडोम कहते हैं। फिर आते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ये क्या होते हैं, ये भी रबर से बने होते हैं। इन्हें सिर्फ फीमेल्स यूज कर सकती हैं, है ना, और ये रियूजेबल होते हैं। ये एसटीडी या एसटीआई से नहीं बचाते हैं, ठीक है। ये भी यूज किए जा सकते हैं बैरियर मेथड में। देन आते हैं केमिकल मेथड्स बैरियर के अंदर ही, जाते हैं जेलीज एंड क्रीम्स। बेसिकली ये मॉइस्चराइजर या लोशन की तरह होते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलियल ऑर्गन्स पे लगाए जाते हैं, ताकि इट किल्स द स्पर्म्स बाय क्रिएटिंग एसिडिक पीएच, और ये इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल बैरियर्स को भी। अब आता है आईयूडीज, दैट इज द थर्ड टेम्पररी मेथड। आईयूडी होते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ये क्या होते हैं, ये इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है। ये मेथड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मेथड की है कि ये कोई इंसान खुद से नहीं क्या कर सकता है यूज। ये सिर्फ पर्सनलाइज्ड या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या नर्स ही इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन हर इंसान के लिए जो अपने बच्चों में गैप चाहता है। मान लीजिए एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक बच्चा कर लिया, वो चाहते हैं दूसरा बच्चा 3 साल बाद या 5 साल बाद करना या 7 साल बाद, तो वो आईयूडीज इंसर्ट करवा सकते हैं ताकि वो बच्चों के बीच में गैप दे सके। अब आईयूडीज 2 तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का नाम है जैसे लिपीज लूप। मेडिकेटेड आईयूडी आते हैं जैसे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। हार्मोनल आईयूडी में आते हैं प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके CUET के PYQ में।
अगेन मैं बता रही हूं आपके सीयूईटी के पीवाईक्यू में इनके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ज्यादातर आपके सीयूईटी में कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होते हैं? जो यूट्रस में इंसर्ट होने के बाद, मतलब आप मान लीजिए ये है आपका यूट्रस, तो इन आईयूडीज को ऐसे यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। यूट्रस में इंसर्ट होने के बाद जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है ये यूट्रस में कॉपर आयंस रिलीज करती है, और हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है वो यूट्रस में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स रिलीज करती है। अब ये दोनों आईयूडी करती क्या है? सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सप्रेस करती है स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है? यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देती है इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को हॉस्टाइल, ताकि स्पर्म वहां पे जिंदा ही ना रह पाए। अगेन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट। ये बेटा ये दो लाइन के ऊपर सीयूईटी में पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। कौन सी आईयूडी है जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करती है और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। फिर आती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड क्या होते हैं? कई बार देखो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का बहुत रोल है। कोई भी हार्मोन बॉडी में कम या ज्यादा होने से बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो ओरल पिल्स क्या दो तरीके की होती हैं, स्टेरॉइडल एंड नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल हमने एग्जाम्पल पढ़ाई था थोड़ी देर पहले, सहेली। स्टेरॉइडल में दो आती हैं, एक सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बनी हुई, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बो। इन पिल्स को अब खाया कैसे जाता है? सो बेसिकली ये जो पिल्स होती हैं इनको पीरियड्स के तीसरे या पांचवें दिन पे शुरू किया जाता है। मान लीजिए किसी को 3 अप्रैल को पीरियड्स आए, अब वो फीमेल 3 अप्रैल से पिल खाना शुरू करेगी 21 दिन तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 डेज तक वो फीमेल कंटिन्यूसली उस पिल को खाएगी। 21 दिन खाने के बाद वो भाई 7 दिन का गैप देगी, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वो वापस से खाना शुरू कर देगी। तो भाई 21 दिन तक फीमेल पिल्स खाती है, फिर 7 दिन नहीं खाती, फिर 21 दिन खाती है, फिर 7 दिन नहीं खाती। तो स्टार्ट कैसे करती है? 3rd या 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 21 दिन तक खाती है, 7 दिन पिल को नहीं खाती। अब बात करते हैं सहेली की। सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल है। इसको कैसे खाया जाता है? ये पिल बेटा सिर्फ हफ्ते में एक ही बार खाते हैं। दैट इज वाई इसका सबसे पहला एडवांटेज ही है, वो पिल को 21 दिन खा रहे हैं, इसको हफ्ते में एक ही बार खा रहे हो। सिर्फ फीमेल्स खा सकती हैं और ये नॉन स्टेरॉइडल। अब ये पिल करती क्या है? तो मान लीजिए ये एक फीमेल का यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर बेटा यहां पे एंडोमेट्रियम की लेयर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सहेली क्या करती है? ये दवाई इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। तो क्या करती है सहेली? ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, फर्दर कॉजेज नो इम्प्लांटेशन, ताकि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। ये यूट्रस के इन रिसेप्टर्स को बंद कर देती है। सहेली का काम ये होता है ताकि फीमेल प्रेग्नेंट ही ना हो पाए, क्योंकि इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो गेस्टेशन नहीं होगा, एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, जो ही हमारा मेन मोटिव है। इम्प्लांट्स भी एकदम पिल जैसे ही होते हैं। इन्हें बस स्किन के अंदर इंसर्ट कर, मतलब आपकी स्किन में कट लगता है, इनको स्किन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये 5-6 साल तक इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, ये फैन शेप्ड के सिलिकॉन से बने होते हैं। सब डर्मली मतलब स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं, स्किन के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। ठीक है, और स्पर्म्स अगर अंदर आएंगे बॉडी में तो उन्हें मारने का काम करती है। इंजेक्टेबल्स भी ओरल पिल्स जैसे ही हैं, बस अगर कोई लोग, जैसे कई लोग होते हैं जिनको दवाई खाने से दिक्कत है कि अगर दवाई खाएंगे तो हमें उल्टी हो जाती है, तो इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन क्या करता है? सेम एज पिल्स, बस इंजेक्शन के फॉर्म में इन हॉर्मोन्स को बॉडी में डाला जा रहा है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। विच पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज द रिस्की पीरियड?
भाई हमें पता है ओव्यूलेशन 14th दिन पे है, इसके आसपास 10th और 17th डे इज कॉल्ड एज द रिस्क पीरियड। सेलेक्ट दी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। लिपिज लूप तो नॉन मेडिकेटेड है, ये कॉपर रिलीजिंग है, ये हार्मोन है पर ये नहीं, ये हार्मोन है पर वो नहीं, ये दोनों हार्मोन है प्रोजेस्टासार्ट एंड LNG-20। अब आ जाओ सर्जिकल मेथड्स पे। अब मान लीजिए एक कपल है, अब वो उनके बच्चे हो गए, अब वो नहीं चाहते और बच्चा करना एंड दे वांट टू लिव अ हैप्पी सेक्सुअल लाइफ एंड दे डोंट वांट कि अब वो फीमेल प्रेग्नेंट हो, तो एक परमानेंट मेथड करवा सकते हैं। जैसे जो मेल्स होते हैं उनमें होती है वैसेक्टॉमी, मतलब वासा डिफरेंस को काट के बांध दो ताकि स्पर्म ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दो ताकि अंडा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं इसलिए ट्यूबेक्टॉमी, इसमें वासा डिफरेंस को काटते हैं वैसेक्टॉमी। ठीक है, मेल्स में क्या होता है वैसेक्टॉमी, जिसमें स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, वासा डिफरेंस को काटते हैं। ये फीमेल्स में होता है, इसमें ओवा के ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं और फेलोपियन ट्यूब को काटते हैं। अब आप देख सकते हो यहां पे एक डायग्राम दे रखा है, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांधा हुआ है, हमें क्लियरली पता चल रहा है दिस डायग्राम इज ऑफ ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, आ जाइए बात करते हैं हम साइड इफेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यार कई लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स, इंजेक्शंस, बैरियर मेथड सब यूज कर रहे हैं, क्या मैम किसी की बॉडी में इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? होंगे। जैसे उल्टी जैसा लग सकता है, नौसिया, उल्टी आ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पीरियड्स इररेगुलर हो सकते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है और सीवियर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अब आता है इमरजेंसी मेथड। मान लीजिए एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट हो गई पर वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है मैम? मान लीजिए किसी फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एंड दे डिडंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, बट उन्हें लग रहा है कि सीमेन उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर है। तो अब उस समय पे क्या किया जा सकता है? यूजुअली मान लीजिए कोई रेप केस है, तो भाई अगर सिर्फ 72 आवर्स हुए हैं फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो सीमेन जब से है, तो आई पिल या अनवांटेड 72 खाई जा सकती है 72 आवर्स के विद इन, विच इज इफेक्टिव। पर अगर मैम उसे 72 आवर्स से ज्यादा हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, तो भाई एक ही चीज होती है विच इज कॉल्ड एज अबॉर्शन। बट अबॉर्शन को हम साइंस के टर्म्स में MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आखिरकार होता क्या है? यूज्ड इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। मेजरली प्रेगनेंसी में क्या होता है, मान लीजिए कोई फीमेल अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो गई, और आपको मैं बताऊं अराउंड 40 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म की जाती हैं हर साल, जिसमें से 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी जो कंसीव हो रही हैं वो तो अबॉर्ट ही कर दी जा रही हैं। इंडिया में MTP लीगलाइज हुआ था 1971 में और MTP अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में। इन ईयर्स को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि MTP इंडिया में कब लीगलाइज हुआ? 1971। MTP अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 2017। तो हम बात करते हैं अबॉर्शन किन केसेस में किया जा सकता है। पहला केस हो सकता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है बच्चे में, कोई रेप का केस है, कोई फीमेल अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट हो गई है, एक फीमेल की बॉडी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? बच्चा कायदे से यूट्रस में डेवलप होना चाहिए था पर वो फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लग गया। दिस इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब बॉडी में यूट्रस की जगह बच्चा कहीं और बनने लगे। इस केस में फीमेल के बाकी ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, इसलिए अबॉर्शन ही एक टेक्निक है। तो MTP किस केस में की जा सकती है? भाई अगर फीमेल को सिर्फ पहले 3 महीने हुए हैं तो वो एक डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्शन करवा सकती है, पर फीमेल को अगर दूसरे दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, 6 महीने अराउंड हो गए हैं, सेफ नहीं है अबॉर्शन, पर वो 2 डॉक्टर की परमिशन से अबॉर्शन करवा सकती हैं।
अब अबॉर्शन का लोगों ने, एमटीपी का लोगों ने इंडिया में गलत इस्तेमाल करने लगे। कैसे? सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस से वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड जानते थे। जैसे ही जेंडर फीमेल पता चलता था उसका अबॉर्शन करा देते थे। फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड। एमटीपी इंडिया में कब लीगलाइज हुआ? 1971। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के। अब एक मेल और फीमेल बेटा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय हो सकता है मेल की बॉडी में कोई बीमारी हो जो फीमेल में चली जाए, या फीमेल की बॉडी में कोई बीमारी हो जो मेल में चली जाए। तो इन बीमारियों को हम एसटीडी या एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या वेनेरियल डिजीजेस भी कहते हैं। ज्यादातर ये जो देखी गई हैं ये 15 से 24 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखी गई हैं। बैक्टीरियल, प्रोटोजोअन और वायरल डिजीजेस होती हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस। प्रोटोजोअन के एग्जाम्पल हैं ट्राइकोमोनियासिस। एंड वायरल के एग्जाम्पल हैं जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड एड्स। ये सारी बीमारी बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। ठीक है, इनमें से कुछ डिजीज हैं जो अगर किसी को हो जाए बेटा तो क्योरेबल भी नहीं है, ठीक भी नहीं हो सकती हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इनका कोई इलाज और नहीं है। तो एचआईवी कैसे फैलता है? एचआईवी फैलता है, मान लीजिए कोई माँ है, मदर है, उनको एचआईवी है, तो प्लासेंटा के थ्रू उनके बच्चे को हो सकता है। कोई ड्रग्स ले रहे हैं कोई लोग नीडल के थ्रू, और वो नीडल 100 लोग यूज कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनमें से किसी को एड्स हुआ तो फैल सकता है। थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, किसी इंसान ने एक इन्फेक्टेड एड्स के पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब साइन एंड सिम्टम्स, ज्यादातर बेटा इनको हिंदी में कहते हैं गुप्त रोग। अब होता क्या है, जब भी किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है तो लोग बहुत ज्यादा शर्माने लगते हैं, यार हमें तो ये हो गया, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, शर्म आती है। इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं खुजली होना, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, पेन होना, रेडनेस और स्वेलिंग होना। अब अगर ये बीमारी बढ़ गई तो इसके सिम्टम्स हो जाते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या अगर उस फीमेल के बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कैंसर, या फ्यूचर में इनफर्टिलिटी। अब क्या किया जा सकता है कि एसटीडी ना हो? भाई कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, अगर कोई बीमारी हो तो कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तो भाई यहां पूछा है वेनेरियल डिजीज। वेनेरियल क्या होती है? एसटीडीज। ये कैसे फैल सकती हैं? स्टेराइल नीडल से नहीं बेटा, स्टेराइल मतलब साफ सुथरी नीडल है, डिसइंफेक्टेड नीडल है, इससे कैसे होगा एसटीडी? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यस। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, यस। किसिंग से, इनहेरिटेंस से नहीं, which means B and C are the only correct options. अब हम पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी का टॉपिक। इनफर्टिलिटी आखिरकार क्या होता है? इनफर्टिलिटी होता है जब एक कपल बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहता। मतलब अब मैम अगर मान लीजिए कोई कपल है, वो 2 साल से बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स कोई भी रीजन हो सकता है, कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, फिजिकली कोई अबनॉर्मैलिटी, साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्जेनाइटल कोई जेनेटिकल बीमारी हो, इम्यूनिटी वीक हो, इनमें से किसी भी रीजन की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। हो सकता है मेल में इरेक्टाइल, पेनिस इरेक्ट ही ना होता हो, स्पर्म्स बहुत कम बन रहे हो तो मोटिलिटी नहीं है उनमें, फीमेल में अंडा ही नहीं बन पा रहा, फिम्बरी अंडे को पकड़ नहीं पा रहा, मल्टीपल रीजंस। बट मैम इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आप लोगों के शहर में आप जब भी कहीं निकलेंगे आपको ART हॉस्पिटल्स, IVF हॉस्पिटल्स, इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल्स नजर आएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ART। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराया जाए, मतलब जाइगोट जो बन रहा है वो बॉडी के अंदर नहीं लेबोरेटरी में बनाया जाए,
उन टेक्निक्स को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिनमें दो टेक्निक्स आती हैं, जिफ्ट एंड आईसीएसआई। इन वीवो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। इसमें दो टेक्निक्स आती हैं, गिफ्ट एंड एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अब इन चारों टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिफ्ट को। अब जिफ्ट क्या होता है? जिफ्ट मतलब होता है भाई, जब क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी हम जिफ्ट को कहते हैं। पीवाईक्यू में काफी कॉमनली पूछा जाता है जिफ्ट के बारे में, सीयूईटी में। आप एक मेल से उसका स्पर्म लीजिए, फीमेल से उनका अंडा लीजिए, टेस्ट ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन कराओ। अब हो सकता है मेल स्पर्म नहीं बना रहा तो डोनर का ले लो, या फीमेल अंडा नहीं बना पा रही तो डोनर का ले लो। फिर अगर उसको जाइगोट 8 सेल स्टेज से कम है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट कर दो। अगर जाइगोट मोर देन 8 सेल स्टेज है तो उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर करना, आईयूटी। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब अब क्या किया जाएगा, आप मेल की बॉडी में से स्पर्म को निकालेंगे, ठीक है, और फिर आप लेबोरेटरी के अंदर फीमेल के अंडे में इंजेक्ट करेंगे इस स्पर्म को। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ओवा को बाहर निकालते हैं फीमेल से, स्पर्म के न्यूक्लियस को माइक्रो नीडल से निकाल के अंडे के न्यूक्लियस से, ओवा के न्यूक्लियस से फ्यूज कराते हैं लेबोरेटरी में, और फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में करवाते हैं। जैसे हमने जिफ्ट में कराया, सेम हम आईसीएसआई में भी कराते हैं। अब आता है तीसरा टेक्निक जिसे कहते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब यह टेक्निक उन फीमेल्स में की जाती है जो फीमेल्स खुद से अंडा नहीं बना पा रही, तो पर वो यूट्रस में बच्चा पालने लायक है पर खुद से अंडा नहीं बना पा रही। फॉर फीमेल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फीटस, तो बेटा ये एक डोनर फीमेल से अंडा लेंगे और इनकी बॉडी के अंदर इनके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि ये फीमेल बस अंडा नहीं बना पा रही, बाकी इनका यूट्रस हेल्दी है, तो इस टेक्निक को कहते हैं गिफ्ट। लास्ट टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मान लीजिए मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता या उनके स्पर्म काउंट बहुत लो है, तो इस टेक्निक में स्पर्म इमोबिलिटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में किया जाता है। हम मेल से स्पर्म लेके इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं। इस टेक्निक को आईयूआई भी कहा जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, ये टेक्निक कब परफॉर्म की जाती है, जब मेल में कोई प्रॉब्लम है, उनके स्पर्म्स बहुत कम बन रहे हैं, मोटिलिटी नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तब ये टेक्निक परफॉर्म की जाती है। अब मान लीजिए कोई कपल में इन टेक्निक से भी वो बच्चा नहीं कर पा रहे, तो भाई आखिरी और बेस्ट टेक्निक है अडॉप्ट। और लीगल लॉज के जरिए परमिशन है कपल्स को कि वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस को अडॉप्ट किया जा सकता है। इमोशनली, रिलीजियसली, सोशल फैक्टर्स आर डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। नॉर्मली लोग बच्चा अडॉप्ट इसलिए नहीं करते हैं, उन्हें लगता है यार ये कौन सी, इसकी जाति क्या है, इसका रिलीजन क्या है, ये बच्चा इमोशनली कैसा होगा, इसके माँ बाप कौन है, किस पे गया, इस चक्कर में लोग अडॉप्ट नहीं करते। बट ट्रस्ट मी, हर बच्चा यार इंसान ही होता है और उसको एक माँ बाप की जरूरत है, उसे तुम जैसे पालोगे वो वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़े से पीवाईक्यूज करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं पीवाईक्यू कराऊंगी सीयूईटी के इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब समय आ गया है, अगर तुम्हें ये चैप्टर अभी तक अच्छे से समझ आ गया है तो तुम लोग ये पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे। तो आओ अपनी नॉलेज टेस्ट करो। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू अ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज। भाई किसी फीमेल के अंडे को दूसरी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में डाला जा रहा है, मतलब ये तो गिफ्ट टेक्निक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया हो। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द कॉलम।
मैं साइड हो जाती हूं ताकि तुम वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं तो कर ही रही हूं। प्रोजेस्टासार्ट क्या है? एक हार्मोनल आईयूडी है। सहेली क्या है? वंस अ वीक पिल है। लिपीज लूप क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। एंड पीरियोडिक एब्सिटेंस है एक नेचुरल मेथड। तो ए का होगा सेकेंड ऑप्शन, मतलब ये तो कैंसिल। बी का होगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ये दोनों कैंसिल। सी का थर्ड एंड डी का फोर, विच मेक्स थर्ड ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूडी दैट इज रिकमेंडेड टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। मैंने आपको बताया था कि आईयूडीज पे से पीवाईक्यू आता है, और आप ये देख लीजिए, ये बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात कर रहा है। ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का फीचर है। एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल इनमें से मल्टी लोड 375 है। ये दोनों हार्मोनल आईयूडी के एग्जाम्पल है, ये नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है। सो सॉरी, अ कपल इज अनएबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, क्योंकि मेल पार्टनर के स्पर्म्स बहुत लो हैं। अब इस कंडीशन में आप अगर डॉक्टर हो तो आप उन्हें कौन सी टेक्निक प्रेफर करोगे? हमें पता है, जब स्पर्म मोटिलिटी कम हो, स्पर्म काउंट कम हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? कॉपर टी नहीं, कॉपर 7 नहीं, मल्टीलोड 375 नहीं, LNG 20। प्रोजेस्टासार्ट एंड LNG 20 आर एग्जाम्पल ऑफ, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। मैंने आपको पीवाईक्यू लिखवाया है उस जगह पे, बोला था इनसे पीवाईक्यू पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज इलीगल। सही बात है भाई, किसी बच्चे का सेक्स जान के उसको अबॉर्ट कराना इलीगल है। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर ये इसका रीजन डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, सैचुरेटरी बैन लगा दिया गया है एमनियोसेंटेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड, क्योंकि भाई फीमेल्स को भ्रूण हत्याकांड हो रहा है एमनियोसेंटेसिस की वजह से, इसलिए उसे बैन कर दिया गया सेक्स डिटर्मिनेशन को। एमनियोसेंटेसिस, some of the amniotic fluid that has developing fetus is taken to analyze the chromosome and fetal cell। भाई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से इसे बैन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पीरियोडिक एब्सिटेंस जो होता है उसमें फॉर कपल ऑफ फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम, अगर कोई कपल बेटा बच्चे पैदा करना चाहता है तो कौन सा पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा चांस है बच्चे पैदा हो? क्योंकि बेटा 14th डे है ओव्यूलेशन का, तो अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे 10 से 17 के बीच में कभी भी, तो प्रेगनेंसी के चांस सबसे हाई हैं। अब इन्होंने पूछा है, बताओ अ ह्यूमन मेल डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ सर्जिकल मेथड। अब ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कह रहे हैं मेल चाहता है कि भाई वो सर्जिकल मेथड से अपना कॉन्ट्रासेप्शन करा ले, तो कौन से पार्ट को हम कट करेंगे? एस तो यूरिनरी ब्लैडर है, इसे तो नहीं काटेंगे। टी प्रोस्ट्रेट है, नहीं काटेंगे। क्यू वासा डिफरेंस है। पी यूरेथ्रा है। ठीक है, अब आप किस पॉइंट को कट करोगे? तो भाई आप कट करोगे किसको? दैट इज पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू क्या है? दैट इज वासा डिफरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबिक्टोमी इज अ स्टरलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइज्ड फॉर फीमेल्स एज अ टर्मिनल मेथड। यस, ट्यूबिक्टोमी, a small part of the fallopian tube is removed and tied up, blocking the gamete transport, thereby preventing contraception. Yes, both the statements are correct and the correct explanation of each other. The laws of our country permit legal adoption and it is yet one of the best methods for childless couple. Yes, कोई भी इंसान को बच्चा नहीं हो रहा तो adoption best method है। Emotionally, religiously and social factors are no deterrents. Wrong.
ये फैक्टर्स बेटा डिटरेंट्स होते हैं। ये लाइन ही गलत है, यहाँ नो नहीं लगा होना चाहिए था। विच मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से छप गया है, बट कोई नहीं। मैच द कॉलम था गिफ्ट टेक्निक और इन सब के बारे में, बट ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा तो हमें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जनरली बिफोर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो विमेन को प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं उसका एंडोमेट्रियम बेटर हो जाए। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है जो अगेन मैंने इस चैप्टर में डाल दिया गलती से। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द टेक्निक दैट वुड बी यूज्ड टू इम्प्लांट अ एम्ब्रियो इन द ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब में अगर मुझे किसी फीमेल के डालना है, वुमेन्स आर ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन। अब आप यहां पे देखो, ये बोल रहे हैं कोई टेक्निक करनी है जिसमें भाई बच्चा डालना है एक फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वो खुद तो अंडा फेलोपियन ट्यूब में ला नहीं पा रही। तो भाई इस टेक्निक में गिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फीमेल खुद से नहीं कर पा रही है ना। ये क्या है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इम्प्लांट एम्ब्रियो विद मोर, अच्छा सॉरी, गिफ्ट टेक्निक नहीं, आप करोगे जिफ्ट। तो सॉरी, आप परफॉर्म करोगे जिफ्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि वो भाई खुद से तो उसकी फेलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक्ड है, तो आप गिफ्ट टेक्निक परफॉर्म नहीं कर सकते। IUI तो मेल्स में प्रॉब्लम होती है तब करते हैं। तो भाई गिफ्ट टेक्निक्स नहीं, जिफ्ट, जहां पर फीमेल का हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे टेस्ट ट्यूब में और फिर फीमेल के डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे हम यूट्रस में, क्योंकि उसकी फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक्ड है। तो ये पॉसिबल जिफ्ट में ही है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है खत्म, है ना। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो चैप्टर बहुत इजी था। रिकॉर्डिंग भी आपकी ज्यादा देर की नहीं है, मुश्किल से 50 मिनट का तो ये लेक्चर है। तो आई थिंक आप इतना तो पढ़ ही सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए PYQs में, ठीक है, क्या आपका स्कोर रहा और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। तो हमारे यार 13 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी में से 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब बचता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो हम 13th से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल तो अब संडे है आपका, तो हम 13th से स्टार्ट करेंगे एंड इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से इसे पढ़िए एंड मुझे अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड तब तक मीट यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।